हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में हर साल 5 या 10 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। ऑप्शन है हमारा 1787 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1781 ईस्वी या 1789 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। आप टीपू सुल्तान को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। हमारा पहला पॉइंट है, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानाहली स्थान पर हुआ था। आप ये डेट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। दोस्तों 20 नवंबर 1750 ईस्वी में। अगला पॉइंट है हमारा, उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट है हमारा, टीपू सुल्तान को उनके दादाजी फतेह मोहम्मद के नाम पर फतेह अली भी कहते हैं। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है, फतेह अली टीपू सुल्तान को क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा उनके दादा का नाम फतेह मोहम्मद था। अगला पॉइंट हमारा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा, टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। यह दोस्तों हमारा VVI पॉइंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि टीपू सुल्तान को विश्व में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है मैसूर, बड़ौदा, जामनगर, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बड़ौदा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये डेट दोस्तों याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी के पिता क्या थे, राजकोट के दीवान थे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पोरबंदर उनका जन्म स्थान है। अगला पॉइंट हमारा, महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राधाकृष्ण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आप मदन मोहन मालवीय को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, अब प्रयागराज हो गया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। अगला पॉइंट हमारा, उनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ और माता का नाम मुना देवी था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। अगला पॉइंट हमारा, 1879 में उन्होंने मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, उन्होंने 1884 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की उपाधि धारण की थी। देखिए दोस्तों 1879 में उन्होंने मैट्रिक किया था यानी 10वीं की परीक्षा पास किया था और 1884 में उन्होंने ग्रेजुएशन यानी BA पास किया था। अगला पॉइंट हमारा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते थे, उनकी स्थापना किया था। ये दोस्तों सन याद रखिएगा, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला पॉइंट हमारा, अगला प्रश्न हमारा, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आप सुभाष चंद्र बोस को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1857 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। ये दोस्तों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसी में अगला पॉइंट हमारा,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उन्हीं के बीच में सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज के गठन किया था। अगला पॉइंट हमारा, उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था और जो उस समय अत्यधिक प्रचलन था। यहाँ से आप दोस्तों 2 पॉइंट याद रखिएगा, जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा, ये 2 नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस को भारत में नेताजी के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है श्रीरामपुर, हुगली, आगरा या ट्रैकोबार। तो दोस्तों ये श्रीरामपुर में था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों डेनिश व्यापार के बारे में जानते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी। 1618 में डच व्यापारी और औपनिवेशिक प्रशासन ने उपमहाद्वीप में डेनिश हस्तक्षेप के लिए प्रेरणा प्रदान दी। यह सहयोगी दलों से सभी तरह के व्यापार पर एकाधिकार के वादे के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य सहयोग चाहता था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब किसने कराया था? दोस्तों लॉर्ड मेयो ने कराया था, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आप लॉर्ड मेयो के चित्र देख सकते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला पॉइंट, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। दोस्तों ये VVI पॉइंट है। शेर अली अफरीदी, जिन्हें शेर अली भी कहते हैं, 8 फरवरी 1872 को भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या के लिए जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, शेर अली अफरीदी, जिसे हम भारत में शेर अली के नाम से भी जानते थे, इन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या किया था। हत्या कब किया था? 8 फरवरी 1872 में किया था। ये सन आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सर आयरकूट, कर्नल कैलंड और दोस्तों मेजर यार्क हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप हेक्टर मुनरो को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए हेक्टर मुनरो के बारे में जानते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था और हेक्टर मुनरो और मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। आप बाल गंगाधर तिलक को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनका जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तिलक के पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। वह संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। वहीं उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। ये दोस्तों माता का नाम और पिता का नाम आप नोट कर लीजिएगा। तिलक का विवाह तपीबाई नाम की कन्या से 1871 में हुआ था, जिनका नाम शादी के बाद सत्यभागा हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुआ? आप सभी को मालूम होगा बक्सर के युद्ध से स्थापित हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये अभी जस्ट बताए हैं, बक्सर के युद्ध 1872 में हुआ था। आप ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पिछला प्रश्न हम बताए थे। अगला इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, वरिंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष। दोस्तों वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष ने
प्रारंभ किया था? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अरविंद घोष को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए अरविंद घोष के बारे में जानते हैं। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। ये दोस्तों कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में है। वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1872 को हुआ था कलकत्ता में, और इनका निधन कब हुआ? 5 दिसंबर 1950 में हुआ था, पांडिचेरी में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1690 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। दोस्तों कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कलकत्ता के बारे में हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने अगस्त 1690 में किया था। ये दोस्तों नाम याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में नाम भी पूछ सकता है। किसने किया था? जॉर्ज चार्नोक ने 1690 में किया था। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 170 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठा का पेशवा था? ऑप्शन है नारायण साव, माधव साव, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए दोस्तों बालाजी बाजीराव के बारे में जानते हैं। बालाजी बाजीराव का पूरा नाम पेशवा बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब था। इनका जन्म 8 दिसंबर 1720 में पुणे में हुआ था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बालाजी बाजीराव का जन्म कब हुआ था? 8 दिसंबर 1720 में पुणे में हुआ था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। यह मराठा साम्राज्य के चित्पावन ब्राह्मण कुल के संबंध रखने वाले तीसरे पेशवा थे। जब यह पेशवा बने तब मराठा साम्राज्य की बागडोर छत्रपति साहू जी महाराज के हाथ में थी। अगला प्रश्न हमारा, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? किसने किया था? आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन है कैप्टन मुनरो, मार्टिन बर्ड ने, लॉर्ड डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों यह शुरू किया था कैप्टन मुनरो ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों कैप्टन मुनरो के बारे में जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। ये दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कब संपूर्ण मद्रास में लागू हुआ था? 1820 में। किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने, जिसे हम कैप्टन मुनरो भी कहते हैं। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिया की भूमिका नहीं रहती थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगवाया? ऑप्शन है हरिहरपुरा, पुलिकट, कोचीन या सूरत। तो दोस्तों सूरत में लगवाया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन के तहत सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन है हमारा जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन था। आप दोस्तों द्वारका नाथ टैगोर को देख सकते हैं, इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया था। जमींदारी एसोसिएशन का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इसका संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय और सी.आर. दास। तो दोस्तों पहला सिविल परीक्षा में पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को बंगाल प्रांत के कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
वह अपने पिता डॉक्टर दुर्गाचरण बनर्जी की गहरी उदार प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बंबई में गठन हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1918, वर्ष 1919। तो दोस्तों वर्ष 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में किया था। दोस्तों नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है किसने किया था? NM जोशी ने किया था, 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में किया था। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगर दोस्तों प्रश्न पूछे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। यह कहाँ हुआ था? यह मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1857, 1856 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या 1862 ईस्वी में। दोस्तों ये समाप्त हुआ 1858 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। आपको मालूम होगा 1857 में भारत में क्रांति हुआ था, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1757 में आरंभ हुआ। आप ये सन याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1757 में, और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये सन आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए किया गया था? ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के कार्यकाल को विचार करने के लिए किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1917 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, भारत में साइमन कमीशन क्यों आया था? कब आया था दोस्तों? 3 फरवरी 1928 में आया था। इसमें कितने अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों? 7 ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? दोस्तों कोलबर्ट जनक था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके। इसकी योजना जीन कोलबर्ट ने किया था। आप नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों WC बनर्जी थे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और फर्स्ट अधिवेशन का अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनका पूरा नाम व्योमस चंद्र बनर्जी था। आइए दोस्तों इनके पॉइंट देखते हैं। WC बनर्जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1844 को कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे WC बनर्जी। ये भारत में अंग्रेजी शासन से प्रभावित थे, उसे देश के लिए अच्छा मानते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों रेड क्लिफ नहीं थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, आप याद रखिएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में भारत भेजा गया था। ये सन पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो दोस्तों 1946 में आया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न हमारा, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? तो दोस्तों ये सिद्धांत लॉर्ड बेलेजली से संबंध था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप लॉर्ड बेलेजली को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों में अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी, जिसके कारण
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम था। निजाम ने सन 1758 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1865 और 1861 के बीच, 1850 और 51 के बीच, 1847 और 48 के बीच। दोस्तों ये 1845 और 46 के बीच हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य और तथा अंग्रेजों के बीच 1845 और 46 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह के समय हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप गुरु गोविंद सिंह को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना के साहिब यानी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखा था। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनके बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप सन याद रखिएगा, 1772 में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रदा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप बाल गंगाधर तिलक को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आप लॉर्ड हार्डिंग को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड हार्डिंग के समय की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। विजयी अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जालंधर से पंजाब तक विस्तृत कर लिया, यानी फैला लिया। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था? ये दोस्तों आरंभ चंपारण में किया था, 1917 में किया था। देखिए दोस्तों, गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। आप देख सकते हैं उस समय सत्याग्रह का ये चित्र है। अगला प्रश्न हमारा, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासन के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप नादिर शाह को देख सकते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने 1737 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया था। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था। ये दोस्तों मार्समैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो दोस्तों यह कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। आप जयप्रकाश नारायण को देख सकते हैं। इन्हें हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति नारा दिया था। दोस्तों आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।